नमस्कार, साहित्य संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे और आज हम चर्चा कर रहे हैं महिला व्यंग्य लेखन पर। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं अर्चना चतुर्वेदी जी। आप व्यंग्य लेखन में एक उभरती प्रतिभा है, लेकिन जो लिखा है वो वास्तव में बहुत उत्कृष्ट किस्म का है। और खुशी इस बात की है कि अर्चना चतुर्वेदी का टेलीविज़न के तकनीकी विभाग से संबंध रहा है और CNN IBN में आप एक कह सकते हैं कि टेक्नोक्रेट के रूप में और वहाँ काम कर चुकी है। और इस तरह से एक तकनीकी क्षेत्र से किसी व्यक्ति का, महिला का साहित्य की तरफ झुकना और साहित्य में भी व्यंग्य की तरफ, ये अपने आप में एक खुशी की बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्चना जी। किस रूप में आप देखती हैं व्यंग्य को? व्यंग है या हास्य है या परिहास है? किस रूप में देखा जाना चाहिए उसको? देखिए, व्यंग विसंगतियों से लड़ने का सबसे सही माध्यम है इस वक्त में। व्यंग की जरूरत इस समय जितनी विसंगतियां पैदा हो रही हैं उसके लिए व्यंग की जरूरत सबसे ज़्यादा है। व्यंग को पढ़ना आसान नहीं है। यदि हम तीखा सिर्फ व्यंग लिखेंगे तो जो आज की जो जनरेशन है वो उसे समझ नहीं पाएगी। तो यदि पुराने लेखकों के या व्यंगकारों के पढ़ें तो वो थोड़े गंभीर व्यंग हैं, लेकिन व्यंग में जब तक हास्य का पुट ना हो वो बोझिल सा लगने लगता है। ये मेरा अपना नजरिया है। तो व्यंग और हास्य दोनों का एक जीवंत बनाए रखने के लिए उसमें हास्य का थोड़ा सा पुट यदि डाला जाए तो वो लोगों को पढ़ने के लिए पूरा मतलब बोझ नहीं लगता है। लोग आराम से उसको पढ़ के और समझ पाते हैं। आपने जो मैंने पढ़ने की कोशिश करी, आपको जो समझने की कोशिश करी, उसमें आपने कुछ हाथ कविताओं पर भी शुरू किया था। कुछ कविताएं भी आपने लिखी, और लेकिन व्यंग आपको पसंद आया, उसकी वजह क्या क्या? मैंने शुरुआत तो देखिए, ज़्यादातर लेखक मुझे जो लगता है शुरुआत कविताओं से ही करते हैं। मैंने भी शुरुआत कविताओं से करी और काफ़ी यंग एज में करी। एक्चुअली मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो पता नहीं कब मैं लिखना भी शुरू हो गई। एंड कविताओं के बाद मैंने कहानियाँ भी लिखी जो मेरी साहित्य अमृत और अलग अलग पत्रिकाओं में छपी। फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई आपके जो लैंग्वेज है, जो आप बोलती हैं भाषा, एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मथुरा से हूँ, तो शायद मेरी भाषा में वो ब्रज का पुट है, ब्रज का जो पुट है, या बीच में वो हम लोगों को एक मुहावरे बोलने की आदत होती है, वो उससे लोगों को लगा कि मैं व्यंग लिख सकती हूँ। और बाई चांस ऐसा रहा कि फेसबुक के थ्रू जिन लोगों से मैं जुड़ी वो व्यंगकार ही थे। प्रेम जन्मेजय जी, ललित, सुभाष चंद्र। तो इन सबसे जो एक मेरा मिलना हुआ, तो मुझे व्यंग का गाइडेंस भी मिलता रहा और मैं व्यंग की तरफ फिर आ गई। मुझे अच्छा लगा व्यंग में एक तरफ जैसे बहुत सीरियस से हम बात करें तो अनाम दास का पोथा से लेकर के और कई सारी चीज़ें लिखी जा रही। जैसे आपने पहले भी कहा कि जो गंभीर व्यंग होते हैं वो कहीं ना कहीं बोझिल हो जाते हैं, लोग उनको समझ नहीं पाते। अगर हम उस पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और वहाँ आपको ऐसा कौन व्यक्ति मिलता है, कौन व्यंग्यकार मिलता है जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, या उससे आपने कुछ प्रेरणा ली हो लिखने के लिए? देखिए, लिखने की प्रेरणा मैंने पढ़ा श्रीलाल शुक्ल को, जो मुझे बहुत गंभीर व्यंग लगे उनके। मैंने ज्ञान चतुर्वेदी जी को पढ़ा, जिनको पढ़कर मुझे वाकई मज़ा आया। उनके व्यंग मेरी समझ में बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि वो भी एक हास्य का पुट लेकर लिखते हैं और एक वो कुछ बुंदेलखंडी लैंग्वेज का जो उनकी भाषा का जो उसमें वो है प्रवाह। तो हाँ, वो प्रवाह उनका बहुत अच्छा है और आप बिल्कुल हल्के फुल्की भाषा में, और उनकी शैली बहुत अच्छी है। और उसके अलावा जो मैं मिलती हूँ, सुभाष चंद्र जी हैं, जो गंभीर व्यंग लिखते हैं और उनकी व्यंग की जो एंडिंग होती है वो करुणा से होती है। तो अभी उसे भी मैं सीख रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी अगले मेरे व्यंग कुछ इस तरीके से आए। तो ये लोग हैं जिनको पढ़कर मैं सचमुच सीखना चाह रही हूँ। अगर हम दूसरी भाषाओं में तुलना करें, मतलब हिंदी के अलावा, वहाँ कहीं आपको लगा कि कोई है जिससे आपको कुछ और जानकारी मिल सकती है, कुछ और प्रेरणा मिल सकती है? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है व्यंग्य की, क्योंकि मैं पसंद करती थी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ना ही। पर कुछ उर्दू के लेखक हैं जो पाकिस्तानी लेखक हैं, उनके तुफैल चतुर्वेदी जी ने कुछ किए हैं अनुवाद। खोया पानी जो मैंने अभी पढ़ने के लिए मंगाया है। एंड कुछ और भी हैं इस तरीके के जो कहे जाते हैं कि बहुत अच्छे और बढ़िया व्यंग हैं, उनसे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मैं बहुत जल्दी वो पढ़ने वाली हूँ। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान टेलीविज़न में वहाँ के जो टीवी ड्रामा, और वो बहुत सटारिकल होते हैं, और एक नाम भूल रहा, वो उमर कुछ करके आते थे। हाँ, और बकरा वाला कुछ, हाँ, बकरा किस्तों पर एंड बकरा कई इस किस्तों पर है। तरीके के थे उनके। तो क्या वहाँ के आपने टेलीविज़न नाटकों को भी, या दूसरे वहाँ के स्टेज नाटकों को भी देखा जिससे आपको कुछ सीखने को मिला हो?
नहीं, वो एक्चुअली जब मैंने देखे थे उन दिनों मैं व्यंग लिख नहीं रही थी, और अब मैं व्यंग लिख रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ने पर ही हूँ कि मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा है, मैंने रविन्द्रनाथ त्यागी को पढ़ा है, ज्ञान चतुर्वेदी को पढ़ रही हूँ। अभी मैं जो व्यंग में जो इंडिया में है मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ। एंड मैंने वो फार्म विला पढ़ा, एंड वो एनिमल कुछ है, फार्म विला टाइप से। एक तो एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म है, हाँ, जो अभी सूरज प्रकाश जी ने भी अभी पशुबाड़ा के नाम से उसका अनुवाद किया है। वो भी बहुत अच्छा इंग्लिश जॉर्ज का व्यंग ऑरवेल है, का जॉर्ज ऑरवेल उपन्यास का है, जो और उसके 2 उपन्यास थे, 1984 और एनिमल फार्म। एनिमल फार्म के नाम हाँ, से, तो वो भी एक बहुत अच्छा व्यंग है, वो भी मैंने पढ़ा एनिमल अभी। एनिमल फार्म तो पूरी तरीके से वहाँ की, उसमें सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, और एक पूरी व्यवस्था को बदलता है। हाँ जी। और उसी तरह से 1984 को देखते हैं तो उसमें कुछ भविष्यवाणियों का जिक्र किया गया कि 1984 के आसपास ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। एक तरफ तो जैसे आपने जिक्र किया उसका, जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास का, दूसरी तरफ जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, भविष्यवाणी की हम बात करते हैं, आने वाले कल की हम बात करते हैं, तो नास्ते दमस्की की भविष्यवाणी को लेकर के भी चर्चा होती है। तो प्रोडक्शन को और व्यंग को कैसे हम आपस में मिला सकते हैं? किसी की भविष्यवाणी को हम कैसे एक व्यंग का रूप दे सकते हैं? कुछ देखिए, ये तो व्यंगकार की सोच है, वो भविष्यवाणी भूतकाल सबको व्यंग का रूप दे देता है, ये उसके अंदर होना चाहिए लिखने का जज्बा। हम तो मतलब मैंने तो अपनी एक व्यंग यमराज और सावित्री पर लिखा है कि इस तरीके से। हाँ, तो एंड मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। वो जो हाँ, आपका लेखन है, सबसे जब कोई भी आदमी लिखता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो कविता लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, कहीं न कहीं किसी किस्म के चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। मतलब चांदी के चम्मच से तो हर आदमी को न लिखाया जा सकता है, न लिख सकता है, न ऐसा माहौल सबको मिल सकता है, लेकिन कई तरह की चुनौतियां सामने होती हैं। जब आपने लिखना शुरू किया तो किस किस्म के चैलेंजेस आपको दिखाई पड़े कि इस तरह के अवरोध आ सकते हैं, इस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भेजना कहाँ पर है। मैं भेजती थी तो वहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाता था। लेकिन टचवुड जब से व्यंग में आई हूँ तो अभी तक रिजेक्शन तो नहीं मिला है, पर ऐसे चुनौतियां मेरे सामने अभी तक तो नहीं आई हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे साहित्य जगत में जो महसूस हो रहा है कि कुछ जिस तरीके से कहानी और कविताओं में मैंने सुना था, उस तरीके से व्यंग में भी कुछ गुटबंदियां शुरू हो गई हैं। तो वो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और एक महिला व्यंगकार को थोड़ा सा ज्यादा पैनी नजर से देखते हैं, मैंने ये देखा है। क्यों, अभी तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है इसमें व्यंग में, और अब मैं महिला हूँ तो महिला के व्यंगों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। ऐसा लगता है जैसे लेंस लेकर उसको चेक किया जाता है कि इसकी कमी ढूंढी जाए एंड उस कमी पर प्रहार किया जाए। इसीलिए शायद मुझे लगता है महिला व्यंगकार सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये स्थिति के साथ नहीं है, मतलब ये लेखक के साथ भी है, कवियों के, नाटककार के साथ भी। ऐसा आखिर इस समाज में ऐसी क्या चीज है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि पुरुष और महिला एक ही उसके 2 पहिए हैं, साथ मिलकर चलना चाहिए, और दूसरी तरफ इस किस्म की जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं, आखिर इनका कारण क्या मानती हैं आप? इनका कारण तो एक तो हमारी जो इंडियन सोच है ना, वो नहीं बदल पा रही है। जो मुझे लग रहा है हमारे इवन फैमिली में ही अपने, यदि हमारे भाई या वो होंगे तो कई जगह पर वो कहीं भी बिंदास जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, बट यदि एक महिला, उनकी बहन या कोई भी जाएगी तो उससे उनको ऑब्जेक्शन होता है। तो वो एक्चुअली महिलाओं के, उनका जो दिमाग में है ना महिलाओं का रूप, कि वो घर में बैठे टाइम से खाना बनाए, पति को स्कूल भेजे, बच्चों का ध्यान रखे, वही सब उनको, उनकी जो सोच है वो वहीं फिट हो चुकी है। तो इसलिए जब महिला बदल रही है, तो उल्टा हुआ, मतलब आप तो नौकरी छोड़ करके फिर आपने लिखना शुरू किया, और आप चाय भी पिला रही हैं, बच्चों को खाना भी खिला रही हैं टाइम से, फिर आप लिख भी रही हैं, कैसे तालमेल बैठा पाती हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव किस्म के हैं, एंड सबसे उनकी जो सोच है वो शायद बदल चुकी है। वो उस विचारधारा के हैं कि पत्नी मेरे साथ चलनी चाहिए, पीछे नहीं चलनी चाहिए पत्नी। तो उनकी उस विचारधारा से थोड़ा सा मुझे बड़ा संबल मिलता है। और मेरे पिता का भी मेरे ये था कि भाई मेरी बेटी ने कुछ नाम कमाना है, तो मुझे कुछ करना ही है। जॉब कर रही थी तो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। न्यूज़ चैनल की जॉब तो आपको पता है किस तरीके से सारे टाइम, मतलब आपको यदि 8 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे तो आपके लगने ही हैं। तो मुझे लगा कि मैं घर बैठकर ही कुछ करूं। अब घर बैठने हैं, घर ऐसा तो आदत पड़ी नहीं। जब आप जॉब करते हैं तो उसके बाद वो आदत खत्म हो जाती है कि आप बैठ के कहीं गॉसिप कर लें या अचार पापड़ की रेसिपियां डिस्कस कर लें। वो आदत मेरी खत्म हो गई थी लिटरली। तो इसलिए मेरा था कि मैं कुछ लिखूं। मैंने लिखा, और लिखते लिखते मुझे लगा कि मैं कहीं भेजूं, मुझे गाइडेंस भी मिला। एंड अब तो मेरा वो फुल टाइम लगभग काम हो गया है। मैं जब घर के काम निपटाती हूँ एंड मेरा टाइम फिक्स है कि इस समय मुझे लिखना है,
उस समय तो मुझे अब कोई तो डिस्टर्ब नहीं अब तो आप करता व्यंग में भाषण भी देती हैं। हैं। अब तो आप व्यंग में भाषण भी देती हैं। हाँ, मैं व्यंग पाठ भी करती हूँ, व्यंग के कार्यक्रम, हाँ, इवन मेरे रेडियो वगैरह पर भी कार्यक्रम होते हैं अब। हाँ। तो कुल मिला के कैसा लगता है, मतलब जो ये बदलाव आया है, मतलब एक कामकाजी महिला के बाद आपके आपके जो पूरे व्यक्तित्व में जो बदलाव आया है उसको किस रूप में आप दिखती हैं? नहीं, मुझे ये बदलाव बहुत मज़ेदार लगता है कि मेरी जब मर्जी है मैं काम करती हूँ। एक तो मुझे कहीं भागने की जल्दी नहीं है कि सुबह जल्दी से टिफ़िन बनाओ, उल्टे सीधे तैयार होकर ऑफिस भागो, एक तो उस चीज़ से मुझे निजात मिल गई। प्लस मेरे ऑफिस आवर होते हैं, मुझे पता है मुझे इतने बजे से इतने बजे तक अपना राइटिंग वर्क करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे किचन में रहना है। तो मैंने घर में भी उसी तरीके से डिसिप्लिन बनाया हुआ है और मैं अपने उस हिसाब से अपने टाइम को स्पेंड करती हूँ। मैं सोशल भी हो पाती हूँ। जॉब में जब आप जॉब में होते हैं तो एक संडे मिलता है तो आप पूरे हफ्ते के कपड़े धोते हैं और घर के काम में बिजी रह जाते हैं। लेकिन इस काम में मैं जब सोशल भी हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी सब मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदारों में भी मैं जाती हूँ। तो मैं पूरा अपने लिए मैं आराम से मतलब कह सकते हैं कि एक क्वालिटी टाइम भी मैं बहुत अच्छे से निकालती हूँ। सबसे पहला पहला आपका व्यंग कौन सा था, क्या उसका प्लॉट क्या था जो आपने पहला व्यंग लिखा? मैंने पहला व्यंग लिखा था, साहित्य अकेडमी में एक व्यंग की कार्यशाला हुई थी, उसके दौरान मुझे व्यंग सीखने को मिला। तो वहीं मैंने पहला व्यंग लिखा था। उसमें मैंने सावित्री के मॉडर्न रूप को दिया था कि यदि मतलब इस जमाने में यदि सत्यवान सावित्री की कहानी होगी जिसमें यमराज हैंडसम है। हाँ। हाँ। तो वहाँ पर मतलब मुझे फिर जब मैंने वो लिखा और वहाँ सुनाया मैंने, तो वहाँ नरेंद्र कोहली जी थे, प्रेम जन्मेजय जी थे, सुभाष चंद्र जी थे, शंकर पुरतांबेकर जी थे और करीब 20 हम लोग थे वहाँ सीख रहे व्यंग लिखने। तो उन व्यंग को रिकॉग्नाइज कोहली जी ने खुद कहा कि ये वाकई में वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ये व्यंग में लिख सकती हूँ, ये कुछ मज़ेदार सी चीज़ है। जो जो आपके अनुकूल भी है। हाँ, जो शायद मेरे नेचर के भी अनुकूल है हाँ, कि मैं मस्ती में रहती हूँ एंड किसी को आप डायरेक्टली कुछ बोलेंगे तो वो उसको चुभेगा। हाँ, व्यंग में आप क्या है कि थोड़ा सा आप गिफ्ट रैप में सामने वाले को बेइज्जती करते हैं तो वो जब तक रैप खोलेगा उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसको उतना गुस्सा नहीं आता, वो बर्दाश्त कर लेता है और जिसके ऊपर लिखते हैं वो भी ये समझता बहुत है। अच्छी बात की आपने। गिफ्ट पैक में देने पे गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, जब तक गुस्सा आता है तब तक बात खत्म हो चुकी है हुई। यस। अर्चना जी, हम बातचीत करेंगे आपसे, लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साहित्य संसार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और अर्चना जी के साथ व्यंग पर हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साहित्य संसार और साहित्य संसार में हम चर्चा कर रहे हैं अर्चना चतुर्वेदी के साथ। अर्चना जी, ये एक आपकी व्यंग की पुस्तक है। हाँ जी। इसमें पहला मतलब एकदम आदमी आकर्षित होता है या कोई भी पाठक, वो महिला हो पुरुष हो, इसके हेडिंग पर, हाँ जी, और मर्द दूसरे शिकार पर इसके है। जो कवर पर है। इस व्यंग का की पृष्ठभूमि क्या है, इस वाली की खासतौर पर, जिसको शीर्षक बनाया गया, जिसको हाँ, बनाया ये मेरा एक व्यंग था, सावधान शिकारी मर्द शिकार पर हैं। गया। ये मेरा मेरा क्या हर महिला का अनुभव होगा, जब आप थोड़े से ग्रोन अप एज में आते हैं तब से वो अनुभव शुरू हो जाता है। आप बस में चढ़ते हैं तो वहाँ कौनियाँ मारता है कोई, आप ऑफिस में जाते हैं तो कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कोई कुछ, कई होते हैं। मतलब एक तो होता है कि हेल्दी वे में तारीफ करना, एक होते हैं जो अलग से पता लग जाते हैं। और महिलाओं की मतलब सिक्स वहाँ सेंस, भी व्यंग होता है। हाँ, महिलाओं की एक्चुअली व्यंग एक्चुअली हमारे आसपास सब जगह है। हाँ, हाँ। बस ढूंढने की देर है व्यंग निकलेगा कहाँ से, हर जगह व्यंग है। तो महिलाओं को ये हर स्टेप पर फेस करना होता है, क्योंकि एक वो अलग टाइप की, वो मैंने लिखा है कि वो मर्दों की कुछ अलग टाइप की प्रजाति होती है जो हमेशा महिलाओं पे एकदम गिद्ध दृष्टि लगाई रहती है कि बस इसको फंसाना है कैसे भी करके। तो वो जो उस टाइप के पुरुष हैं उसके पर वो मतलब मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारे आए। तो एक तो ये होता है कि थोड़ी ठीक ठाक हो देखने में, वो हर एक पर ही मतलब लाइन मारना शुरू कर देते हैं और कोई बार खाली ना जाए। तो उस पर मैंने एक व्यंग लिखा था, सावधान शिकारी मर्द शिकार पर है। तो उसी पर मैंने फिर ये टाइटल रखा। एक तरफ आपके व्यंग का ये रूप है, और हाँ। दूसरी तरफ आपके व्यंग का दूसरा रूप है जिसमें आप महिलाओं को भी शिकारी के रूप में दिखाती हैं। हाँ जी। वो दोनों प्लॉट क्या एक साथ आसपास लिखे गए, या वो उसके पीछे कुछ और पृष्ठभूमि है? देखिए, ऐसा है कि ना दूध के धुले मर्द हैं तो दूध की धुली महिलाएं भी नहीं हैं। हाँ। और यदि हम महिला होकर सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि यदि कोई मर्द बोलेगा, महिलाएं देखिए शॉर्टकट लेती हैं, उल्टी सीधी हरकतें वो भी करती हैं।
तो यदि कोई मर्द बोलेगा तो वो नारेबाजी करके और पूरा तामझाम शुरू कर देंगी, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई बोल ही नहीं सकता है। तो मैं महिला हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं लेखक हूँ। ना लेखक ना महिला होती है ना पुरुष होता है, लेखक सिर्फ लेखक होता है। तो उसको तो सब चीज़ों को देखना है, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, तो इसलिए मैंने मतलब उसको भी यहाँ लिखा। यहाँ गाड़ी के दोनों पहिए समानांतर रूप से साथ काम में चल हैं। रहे कम से हैं। कम एक जगह तो ऐसी है कि यहाँ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यस। कई कई बार ऐसी समाज में कई ऐसे प्रसंग आते हैं। ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसने आपको वो किया हो कि हाँ नहीं, इस पर जरूर लिखना चाहिए? मैंने भ्रूण हत्या पर लिखा है। वैसे मुझे तो कई ऐसे प्रसंग लगते हैं जो शायद पुरुष, मैं उन प्रसंगों को देखती हूँ जिनको पुरुष लेखक टच नहीं करते हैं। क्यों? पुरुषों का अपना क्षेत्र है, उनके पास पॉलिटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पॉलिटिक्स वाले इशू में नहीं जाती हूँ, अभी तक मैंने पॉलिटिक्स को कम आजमाया है। मुझे लगता है महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम है जिन पर हमें काम करना है, और मैं महिला हूँ तो इसलिए मैंने भ्रूण हत्या पर भी लिखा है। मैंने महिलाओं के अलग अलग रूप भी दिखे हैं, कहीं पुरुष बेचारा है उस पर भी मैंने लिखा है। तो मैं सारी चीज़ें, रसोई के प्याज पर भी लिख रही हूँ। कुल मिलाकर स्थिति ये कि जो चूंकि अभी प्राथमिकता के रूप पर आप महिला केंद्रित मुद्दों पर आप अपना व्यंग हाँ, का वो मेरे करते हैं ना। मुद्दे वो हैं जो मुद्दे जब कोई जब टच हम नहीं कर जब रहा हम अभी। समाज की तरफ देखते हैं और कई तरह के मुद्दे होते हैं जिनमें महिलाएं भी बराबरी की भागीदार होती हैं, पुरुष भी बराबरी की भागीदार होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि या तो महिलाएं खुद या महिलाओं को शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और चाहे वो राजनीति हो या और कोई मुद्दा हो। ये किस किस्म का की एक सामाजिक विसंगति है, या इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए व्यंग के माध्यम से? देखिए, महिला शोपीस के रूप में इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बट महिला हो भी रही हैं। यदि वो इस्तेमाल ना हो तो कोई उनको इस्तेमाल करेगा नहीं। आप यदि देखेंगे महिला वाले जो मैंने लिखा है शिकारी महिलाओं के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ें मैंने ये डाली हैं कि महिलाएं खुद इस्तेमाल हो रही हैं। हाँ। तो शोपीस के रूप में तो महिलाएं खुद जा रही हैं, उन्हें खुद इस चीज़ को यदि वो मना करेंगी तो बेटर है कि समाज ज़्यादा डिफरेंट रूप में नजर आएगा। और अभी आपने मेरे को ये बल्कि अच्छा आइडिया दे दिया कि अगला व्यंग मेरा इसी पर होगा। नहीं, आखिर क्यों इस किस्म की मजबूरी? क्या जैसे एक शॉर्टकट की हम बात करते हैं, और व्यवसाय में या राजनीति में या कहीं भी एक शॉर्टकट के लिए भी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। वो वहाँ पुरुष भी इस्तेमाल करते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, वहाँ महिला भी। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मतलब ऐसी परिस्थितियाँ कौन सी हैं कि महिला को एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ता है? देखिए, एक तो देखिए नेम, फेम और पैसा, ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, ये हर इंसान को ना कहीं भी कितना भी नीचे गिरा सकती हैं। तो बड़ा हर एक को लालच होता है। यदि देखिए आप, यदि ये मॉडल हैं, इनको जितना पैसा मिलता है, या इवन टीवी एंकर हैं, उनको जितना पैसा मिलता है उतना रिपोर्टर को नहीं मिलता है। आप यदि प्राइवेट चैनल वगैरह में जाएं तो जो पैकेज टीवी एंकर को मिल रहा है वो प्राइवेट को, उनको ऊपर ड्रेसेज भी मिल रही हैं, मेकअप के सामान भी मिल रहे हैं, और मॉडल्स को इतना तवज्जो मिल रही है, सब लोग पहचान रहे हैं हर मैगजीन में, हर उसमें। तो ये जो नेम, फेम और पैसे की जो भूख है ना, वो इंसान को उस तरफ धकेलती है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी मतलब एक तरह से ग्लैमर की तरफ ग्लैमर का है, अट्रैक्शन है। एंड उसके साथ पैसा भी मिल रहा है। एक तरफ ग्लैमर है, दूसरी तरफ इस तरह के जो आम आम रोजमर्रा के मुद्दे हैं जिन पर कलम चलाई जा सकती है। दूसरा, एक सोशल मीडिया की भूमिका भी इस बीच में काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। पिछले एक दशक में हम देखते हैं कोई काफ़ी आगे आ चुका है। सोशल मीडिया को किस रूप में देखती हैं आप, सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में या लेखन के संदर्भ में? वो चाहे फेसबुक है या ट्विटर है या और सारी चीज़ें। देखिए, सोशल मीडिया का भी हमारे यहाँ, देखिए इंडिया में ना जितनी आबादी पढ़ी लिखी है शायद उससे ज़्यादा अनपढ़ आबादी है। सोशल मीडिया आया बहुत अच्छे उसके लिए, कॉज के लिए है। इवन आज ही मैंने मधु अरोड़ा जी का वो पढ़ा है जनसत्ता में। लेकिन अभी जो लोग हैं उसमें कुछ इस तरीके के लोग हैं जो सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं।
पर यूज नहीं हो रहा। यदि हम सोशल मीडिया का अच्छे यूज में देखें तो आप देखिए, आज यदि मैं राइटर हूं या कोई और भी राइटर है या कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहा है तो उसकी पहचान जल्दी बनती है, जानते भी वो हैं एक दूसरे से सर्कल जल्दी बनता है, उनको गाइडेंस फेसबुक के थ्रू बहुत सारा मिल जाता है। लेकिन उसमें भी कुछ गंदी सोच वाले लोग आ गए हैं जिन्होंने उसको भी मतलब एक तरह से, जैसे ऑर्कुट वगैरह बंद हो गए हैं चीजें मिसयूज होके, इसी तरीके से मुझे लग रहा है फेसबुक की भी लाइफ उतनी ज्यादा अब नहीं रहेगी जिस तरीके से अभी उस पर बहसें और एक दूसरे पर छींटाकसी और वो सब चीजें उन पर भी शुरू हो गई हैं। ने कहीं आपको फेसबुक से भी कोई आइडिया मिलता है कि उस पर ऐसा कोई प्लॉट बनता है? हाँ, मैंने अभी लिखा है, मैंने सोशल मीडिया पर अभी मेरा एकदम प्रोग्राम भी है चस्का सोशल मीडिया का, इस पर भी मैंने एक व्यंग लिखा है जो मैं अभी 15 तारीख को सुनाने वाली हूँ कहीं पर। तो उस पर भी लिखा है मैंने, इवन इसमें भी है एक फेसबुक पर व्यंग जो फेसबुक के हालात को बताता है कि मतलब फेसबुक पर किस रूप में देखती हैं आप फेसबुक, अगर जैसे आपने जो लिखा है, मतलब उसके बारे में कुछ बता पाएं कि? देखिए, मैं उसको पॉजिटिव रूप में देखती हूँ फेसबुक को। फेसबुक आने से घर के, मुझे लगता है पति पत्नी के झगड़े कम हो गए हैं, क्योंकि दोनों अपना अपना मूड फ्रेश फेसबुक पर कर लेते हैं। बच्चों की अपनी अपनी दुनिया फेसबुक पर बनी हुई है, और बीवी जो जगह जगह घूमने जाने के और इसके उसके जो बहाने करती थी, वो भी ड्रामे मुझे लग रहा है फेसबुक के चक्कर में कम हो गए हैं। बड़ा रिलैक्स मोड लग रहा है मुझे तो फेसबुक पर कि भैया उसके भी फ्रेंड है, तुम्हारे भी फ्रेंड है, आराम से चैटिंग करो, मूड फ्रेश करो एंड एक दूसरे से बात करके। तो वो एक ओपन माइंड होता जा रहा है लोगों का कि भाई ठीक है, फ्रेंड है, वैसे कोई फ्रेंड बना ले तो बड़ी प्रॉब्लम है। पर फेसबुक पर मेरे 5000 फ्रेंड है, पर कुछ लोग शोषा भी बहुत कर रहे हैं फेसबुक पर कि हाँ भी वो दिखाते हैं मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, बच्चा हुआ फोटो डाल दिया, मतलब इस तरीके से भी गड़बड़ कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ भी डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मतलब किस किस्म से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए सोशल मीडिया का, फेसबुक हो या ट्विटर, किस रूप में उसका एक सार्थक इस्तेमाल किया जा सकता है? इस्तेमाल ये है कि आप उसको एडिक्शन के तौर पे ना करें कि आप कहीं भी जा रहे हैं, मुझे बहुत पर्सनल लाइफ अपनी उस पर डालते हैं, होती है होगा कि अपने हनीमून के कुछ डाल रहे हैं, आपके फोटो कहीं भी मिसयूज हो सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप सिर्फ उसको काम के तौर पर रखें। आप सिर्फ बुद्धिजीवी लोग, सोच के लोग हैं, अपने एज के लोग हैं, उनके साथ यदि आप दोस्ती रखें, उनसे कुछ सीखने को आप मौका मिले। जैसे अब मेरे फ्रेंड सर्कल कहते हैं, या फेसबुक पर जो मुझे गाइडेंस मिलता है, बड़े प्रेम जन्मेजय जी हैं, सूरज प्रकाश जी हैं, सुभाष चंद्र जी हैं, राजकुमार राकेश जी, जितने भी कहानीकार और वो हैं, वो मेरे ग्रुप में हैं। और मुझे कहीं कुछ लगता है कि मैं कुछ सीख सकती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ और वो मुझे गाइड भी करते हैं। तो उसको यदि हम ऐसे लेने के हेल्दी वे में यदि लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और हम बिना सोचे समझे फ्रेंड बनाते चले जाएंगे और उसमें हमें पता ही नहीं है कौन हमारा फ्रेंड है और वो क्या कर रहा है हमारे साथ। कई बार तो होता है कि आईडी अलग होती है और असलियत अलग होती है। नहीं, मेरे साथ अभी अभी होके चुका है ये केस। कैसे पहचानेंगे कि उसने मतलब एक आईडी से किया, देन दूसरी आईडी से मैं उसको, एक आईडी ब्लॉक करती हूँ, वो दूसरी आईडी से मेरे को मतलब अलग अलग मैसेज और पिक्चर्स भेजता है। अब वो आदमी है, औरत है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कभी लड़की की आईडी से आता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपका सरनेम यूज करते हैं, पता नहीं किसके फोटो यूज करते हैं। तो थोड़ा सा डर तो है फेसबुक पर, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए तो खतरनाक है। तो कैसे बचा जा सकता है इससे? इससे बचने के लिए यही है कि आपको चौकन्ना ही रहना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें और उनके प्रोफाइल को आप देखें कि भाई उनके प्रोफाइल में क्या है, कब एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि ऐसे जो प्रोफाइल है इनको आसानी से समझ लेती हूँ मैं तो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता डिटेल ढंग से। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत का, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, और एक एक प्रक्रिया हमारे चुनाव की है जिससे सरकारें बनती हैं। और किस रूप में आप देखती हैं इन सारी चीज़ों को, राजनीति को, चुनाव को और उस तबके को जिसको हम राजनीतिज्ञ कहते हैं? टफ क्वेश्चन है। क्योंकि साहित्य का एक बहुत बड़ा ये अंग है, या आप उस पर कुछ करना नहीं चाहती हैं? नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है, क्योंकि ये इशू कभी भी मैं समझ नहीं पाई हूँ। पॉलिटिक्स में मेरे को मतलब जिस तरीके की, एक्चुअली राजनीति शब्द से ही मुझे घबराहट होती है। कुछ लोग तो घर में भी राजनीति करते हैं, लेखन में भी राजनीति है, ऑफिसों में भी राजनीति है। तो राजनीति के जो मायने हैं ना वो बड़े भयानक होते हैं। और इसमें लोग ना मतलब जिनके पास बहुत दिमाग होता है वो सारे टाइम शातिरी सोच रहे होते हैं, मुझे वो लोग लगते हैं राजनीति यूज वाले। तो इसलिए मुझे बड़ी हल्की फुल्की लाइफ जीना पसंद है, तो मैं जरा राजनीति से दूर आपके लिहाज से राजनीति एक तरह का खतरनाक किस्म, बहुत खतरनाक किस्म का शब्द है मेरे लिए। लेकिन ये भी बात सही है कि राजनीति घर से ही शुरू होती है, और घर में शायद सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। घर के बाद जहां आप काम कर रहे हैं उस माहौल में राजनीति होती है। और जहां आप घर से वापस
कामकाज से घर पहुंचे तो पूरी हर जगह राजनीति होती है। अरे आपके अड़ोस पड़ोस में हाँ, हर जगह राजनीति। तो अच्छा, उसने हाँ, ये कहा यदि आपका इमेज खराब करनी है ना तो वहाँ वो कोई ना कोई आपके लिए खड़ा है। चलिए कुल मिलाकर बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बातचीत, अच्छी रही और कई मुद्दों पर हमारी अपनी भी सोच भी साफ हुई। आप इस कार्यक्रम आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य संसार में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।